अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे इसमें हम हेमिकॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स दोनों की कंबाइंड एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस स्टडी करेंगे। हमने इनकी सेपरेटली एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पढ़ी थी और इस क्वेश्चन के बारे में जो डाटा है वो हमारे नोट्स के पेज नंबर 25 के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है इसकी, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है यहाँ से याद कर लें या जो मैंने आपको ये सॉफ्ट फॉर्म में बनाए हैं नोट्स यहाँ से स्टडी कर लें। तो पहले हम यहाँ पर इजी लाइंस और इजी वर्डिंग से स्टडी करेंगे इसको। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंथेसाइज द एविडेंस फ्रॉम हेमिकॉर्डेट्स एंड प्रोटोकॉर्डेट्स। मतलब हमें एविडेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं हेमिकॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स कि हम एक हाइपोथेसिस तैयार कर लें, और वो हाइपोथेसिस ये हमें बताए कि किस तरह वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ड्यूटरोस्टोम एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है, जैसा कि ह्यूमन भी वर्टिब्रेट्स के अंदर ही शामिल है क्योंकि हमारे पास भी बैकबोन होती है। तो वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन या ओरिजिन किस तरह हुआ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में, और साइंटिस्ट ये कोशिश करते हैं कि वो स्टडी करें कि किस तरह वर्टिब्रेट्स जो हैं वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। जब वो ये स्टडी करते हैं कि वर्टिब्रेट्स की सिंपल ऑर्गेनिज्म से कैसे एवोल्यूशन हुई, तो हम दो ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, वो है हेमिकॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप्स जो हैं हेमिकॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स, इनके पास बैकबोन्स नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि कॉमन हैं विद द वर्टिब्रेट्स। अब ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं ये इनके जो कैरेक्टर्स हैं ये बिल्कुल एक पज़ल की तरह हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इंसेस्ट्रल फीचर्स हैं, जब हम इन दोनों के इंसेस्ट्रल फीचर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें समझ आता है कि किस तरह वर्टिब्रेट्स ड्यूटरोस्टोम एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो स्टेप 1 जो कि इसकी एवोल्यूशन में इन्वॉल्व है वो है फर्स्ट इंसेस्टर। जो पहला इंसेस्टर था, जो ड्यूटरोस्टोम इंसेस्टर था, वो इंसेस्टर इन तीनों ग्रुप्स यानी कि हेमिकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स का कॉमन इंसेस्टर था। वो इंसेस्टर किस तरह का होता था, वो बिल्कुल वॉर्म की तरह का था। आजकल के जो हेमिकॉर्डेट्स हैं वो भी वॉर्म की तरह के हैं, और वो समंदर के बॉटम में रहा करता था। उसके पास बाइलेटरल सिमेट्री थी यानी कि राइट और लेफ्ट साइड्स थी। उसके पास 3 पार्ट बॉडी कैविटी थी, मतलब उसकी प्रोबॉसिस, उसकी जो कॉलर है, और उसके अंदर बाकी ट्रंक पार्ट, इन तीनों पार्ट्स में सिलोम थी। और उसके पास फेरेंशियल स्लिट्स थी जो कि वो फ़िल्टर फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते। ये तमाम कैरेक्टर्स जो कि इंसेस्ट्रल ड्यूटरोस्टोम में मौजूद थे वो आजकल के हेमिकॉर्डेट्स में हमें नज़र आते हैं, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल का हेमिकॉर्डेट जिस तरह का नज़र आता है ऐसा ही कुछ हद तक इंसेस्ट्रल ड्यूटरोस्टोम नज़र आता था। सेकंड स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट बॉडी प्लान। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट चेंज है, जब एवोल्यूशन हुई वर्टिब्रेट्स की तो तब इनमें ये तब्दीली आई कि जो हमारे पास अर्ली कॉर्डेट्स थे जैसे कि लैंसलेट जो कि आजकल हमें नज़र आते हैं, इनके अंदर जो उनसे फ़ीचर्स हैं वो हमारे पास एवोल्यूशन के दौरान में इंसेस्टर में अपीयर हुए। जैसे कि उनमें ये एबिलिटी आई कि वो स्विम करने लगे, बड़े एक्टिवली स्विम करते थे। और आजकल जो हमारे पास लैंसलेट्स हैं वो एविडेंस देते हैं क्योंकि वो भी समंदर के पानी में स्विमिंग करते हैं। और जो करेक्टर्स लैंसलेट्स में हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड, अ स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल रॉड दैट सपोर्ट्स द बॉडी, हेल्प इन मूवमेंट, तो इनके अंदर भी एक नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। तो इसी तरह जो एक्टिव ड्यूटरोस्टोम इंसेस्टर था उसके अंदर भी नोटोकॉर्ड थी। सेगमेंटेड मसल्स जो इसके अंदर हमें नज़र आते हैं, मियोमर्स नज़र आते हैं, इसी तरह ये मसल्स उस एंसेस्टर में भी मौजूद थे। और इन मसल्स की वजह से वेव लाइक मोशन यानी कि अंडुलेटरी मोशन जो है वो एनिमल के अंदर पैदा होती है, जिससे वो एफिशिएंटली समंदर के अंदर स्विम कर सकता है। थर्ड कैरेक्टर है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो इनके अंदर भी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, और एंसेस्टर के पास भी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड थी। और ये एक सिंपल किस्म का नर्वस सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी की मूवमेंट्स को, स्विमिंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इन तमाम फीचर्स की वजह से एनिमल जो है यानी कि जो इंसेस्ट्रल एनिमल था वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्विम कर सकता था। पहले वाला जो बहुत ही पुराना इंसेस्टर था वो इतना एफिशिएंटली स्विम नहीं करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उस इंसेस्टर में जब तब्दीली आई और उसमें स्विमिंग की एबिलिटी आ गई तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर स्विम करना शुरू हो गया, और वो पानी में फ्रीली मूव करना शुरू हो गया, और वो स्विमिंग के दौरान में ही फ़िल्टर फीडिंग करता रहा।
तो इससे ये पता चलता है कि जो एंसेस्टर है वक्त के साथ साथ उसमें जब स्विमिंग की एबिलिटी आई, वो ज़्यादा एक्टिव हुआ, तो उसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये वाले सब कैरेक्टर्स जो हैं ये लैंसलेट्स के कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं। थर्ड स्टेप जो है यूरोकॉर्डेट लार्वा का रोल, ठीक है। द लार्वा स्टेज ऑफ ट्यूनिकेट्स गिव इंपॉर्टेंट क्लू। अब कहते हैं कि जो ट्यूनिकेट्स हैं उनका लार्वा हमें इंपॉर्टेंट क्यू देता है कि लार्वा जो होता है उसके पास एक नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है और वो एक्टिवली स्विम करता है। और यूरोकॉर्डेट्स का अडल्ट आपको पता है कि वो एक जगह पे रहता है, वो ससाइल होता है। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि काफ़ी अर्सा पहले लार्वा के अंदर एक तब्दीली आई। लार्वा एडल्ट में मेटामॉर्फोज नहीं किया, क्योंकि जब वो एडल्ट में चेंज होता है तो वो ससाइल हो जाता है। तो लार्वा जो था वो एडल्ट में तब्दील नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी लार्वल बॉडी फॉर्म में ही रहा और लार्वल बॉडी फॉर्म में ही वो सेक्चुअली मैच्योर हो गया। इसे पीडोमॉर्फोसिस कहा जाता है। और पीडोमॉर्फोसिस ये वो प्रोसेस है जिसमें जुवेनाइल फीचर्स जो हैं वो एडल्टहुड में मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल एडल्ट हो जाता है लेकिन उसके अंदर जो बचपन के फीचर्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई बल्कि पीडोमॉर्फोसिस हो गई। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्री स्विमिंग कॉर्डेट्स। तो इस से ये पता चलता है कि जो इंसेस्टर था अब उसके अंदर पीडोमॉर्फोसिस हो गई और वो फ्री स्विमिंग कॉर्डेट, वो बिल्कुल फ्रीली स्विम करता था और उसके बाद वो वर्टिब्रेट्स में चेंज हो गया। यानी कि बात ये है कि जिस तरह वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड होती है, उस जो इंसेस्टर था अब उसके अंदर भी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड थी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास फ़िल्टर फीडिंग से प्रीडेशन की तरफ चेंज है। अब क्या हुआ कि जो हमारा इंसेस्टर था जो कि पहले फ़िल्टर फीडिंग किया करता था फेरेंजियल स्लेट से, उसके अंदर तब्दीली आई और उसके अंदर वो अब फ़िल्टर फीडिंग करना कम हो गया बल्कि वो प्रीडेटर बन गया। ये किस तरह हुआ कि उसके अंदर जो फेरेंजियल स्लिट्स थी आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो गई और जो फेरेंजियल स्लिट्स थी वो उन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई और वो गिल्स में तब्दील हो गई और उनके ऊपर कार्टिलेजनस बार्स आ गए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यही जो फेरेंजियल स्लिट्स जो कि स्ट्रॉन्ग हो गई थी कार्टिलेज से, वो चेंज हो गई इनटू जॉज, ताकि वो अपने जॉज से फूड को कैच कर सकें। और कुछ जो फेरेंजियल स्लिट्स थी वो मॉडिफाई होके ईयर बोन्स बन गई और जॉस की वजह से एनिमल जो है वो शिकारी बन गया, हंटर बन गया, प्रीडेटर बन गया और अब उसके अंदर ज़्यादा बेहतर सेंसरी ऑर्गन्स थे। ज़ाहिर बात है जो प्रीडेटर्स होते हैं वो ज़्यादा उनकी सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि सेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उन्होंने अपने प्रे को पकड़ना होता है। उनका ब्रेन भी ज़्यादा बड़ा हो गया, उनके अंदर स्कल भी डेवलप हो गया और उनकी लिम्स भी बन गए, यानी कि पेयर्ड लिम्स उनके अंदर आ गए। अब इसका सपोर्टिंग एविडेंस है। पहला सपोर्टिंग एविडेंस ये है कि जो तीनों ग्रुप्स हैं जैसे कि हेमिकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स, इन सब के को जब हम स्टडी करते हैं तो इन सब के अंदर सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, यानी कि इन सब के अंदर रेडियल क्लीवेज होती है, एंटीरो सीलोम फॉर्मेशन होती है, ब्लास्टोपोर जो है वो इनस में तब्दील होता है। मतलब इसके अंदर तमाम इन तीनों ग्रुप्स के अंदर ड्यूट्रोस्टोम्स के करैक्टर्स मौजूद हैं जो कि ये हमें एविडेंस देते हैं कि इनका एंसेस्टर एक ही है। सेकेंड एविडेंस है मॉलिक्यूलर एविडेंस। अब मॉलिक्यूलर एविडेंस में हम लोग डीएनए की स्टडीज़ करते हैं और डीएनए की जब स्टडी करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि वर्टिब्रेट्स के बहुत ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स या डीएनए जो मिलता है वो सिफेलोकॉर्डेट्स से मिलता है। सो सिफेलोकॉर्डेट्स यानी कि जिसमें लैंसलेट्स आ जाते हैं, दे आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। और हेमिकॉर्डेट्स भी वर्टिब्रेट्स से रिलेटेड हैं, यानी कि ये इतने नहीं है लेकिन सिफेलोकॉर्डेट्स इतने नहीं है लेकिन फिर भी ये भी इससे रिलेटेड है। दे आर द क्लोजली रिलेटेड ग्रुप और सिस्टर ग्रुप। और नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि सिफेलोकॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स दोनों के अंदर कुछ जीन्स हैं जो कि कॉमन है, वर्टिब्रेट्स में भी वो मौजूद हैं हेमिकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में भी वो जीन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट एविडेंस है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब होता है कि अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करें तो फिर हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि तीनों ग्रुप्स में प्रोटोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर फेरेंजियल स्लिट्स जो है वो मौजूद होती हैं। और इसके अलावा डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड तमाम कॉर्डेट्स के ग्रुप्स यानी कि प्रोटोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट और वर्टिब्रेट में मौजूद होती है। एंडोस्टाइल जो है वो प्रोटोकॉर्डेट्स में मिलती जुलती है, वर्टिब्रेट्स के जो थायराइड ग्लैंड है उससे एंडोस्टाइल जो है वो मिलती जुलती है। नेक्स्ट हम कंक्लूड करेंगे
हेमिकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स दोनों हमें ये बताते हैं कि किस तरह का इंसेस्टर देखने में नज़र आता था। मतलब हेमिकॉर्डेट्स की तरह का नज़र आता था, यानी कि उसकी बॉडी वॉर्म लाइक थी। एक ऑन वॉर्म्स जो कि हेमिकॉर्डेट्स में आते हैं उनकी तरह की उसकी बॉडी थी, और कुछ हद तक उसकी बॉडी लैंसलेट से मिलती जुलती थी। ठीक है। इसके अलावा जो ट्यूनिकेट का लार्वा है वो हमें बताता है कि वो एंसेस्टर किस तरीके से एक्टिव हो गया और उसके अंदर फ्री स्विमिंग एबिलिटी किस तरीके से पैदा हो गई। ओवर द टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ जो ड्यूटोस्ट्रोम एंसेस्टर है उसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर हो गए, उसके फीडिंग मेथड तब्दील हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा वेल डेवलप्ड उसके अंदर हो गए, यानी कि उसके स्विमिंग करने की एबिलिटी ज़्यादा अच्छी सी आ गई थी, और उसका फीडिंग मेथड यानी कि फ्रिंजेस स्लट्स वगैरह कम होना शुरू हो गई थी, और वो प्रेडेटर बन गया था, और एनिमल आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम आ गया और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो चेंजेस आते रहे, इसके नतीजे में एवोल्यूशन हुई वर्टिब्रेट्स की। तो वन लाइन समरी ये है कि हमारे पास सिंपल वर्म लाइक एनिमल्स, यानी कि जो हमारे पास ड्यूटरोस्ट्रोम एंसेस्टर था वो बिल्कुल सिंपली वर्म की तरह का एनिमल था, और वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होकर कम्प्लेक्स वर्टिब्रेट में तब्दील हो गया। और ये किस तरह हुआ कि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आते रहे जिससे वो कम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स में चेंज हो गया।